नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी पीटी के 2001 के जितने भी प्रश्न हैं उसको करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है भारत के अल्पसंख्यकों से संबंधित। वैसे तो ये उसी वर्ष के लिए सही था, और अगर अभी के संदर्भ में देखेंगे तो इसका चारों ही दिया हुआ विकल्प सही होगा। चारों नहीं, दो, तीन और चार सी होगा। वैसे इसका उत्तर डी है। अब इससे पहले भी हम लोग अल्पसंख्यक के बारे में देख लिए थे। यहाँ पे एक यही है, एक चीज़ है कि सरकार ने 5 नहीं बल्कि 6, जो कि 2014 में जैन को जोड़ा गया था। और बाकी जितने भी दिए गए हैं वो सही है। इससे संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं यहाँ पे वो सभी सही है कि 2 आधार है, धार्मिक और भाषाई। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न संविधान के संशोधन से संबंधित है। ये तो बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था। देखिए, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसको दर्जा दिया गया था 1991 में। और उसके बाद जो 75वां है उसमें राज्य का जो अधिकरण है उसको शामिल किया गया था। और उसके बाद है तीसरा संविधान का 80वां संविधान संशोधन। तो उसमें 10वें वित्त आयोग के सिफारिश को स्वीकारा गया था। और अंतिम डी है उसमें अरुणाचल प्रदेश। ये है कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं प्रावधान किया गया था। इसमें तो अब यही ध्यान हम लोग रखेंगे कि जो नए नए जो हुए हैं संविधान संशोधन उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको तैयार करके रखेंगे, और अगर तैयार है तो उसे अच्छे से देख लेना चाहिए। ये इसका विकल्प था। अगला है, निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक राज्य पर सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में राज्य सरकार का क्या है कि राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। ये है एक नागरिकों की शिकायतें पे, और बाकी जितना भी है वो इसमें किया गया है। ये 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें इसके बारे में दिया गया है। फिर है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाता है तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। ठीक, और बाकी क्या क्या प्रावधान है वो भी हम लोग देखते हैं। 43, ये देखिए क्या है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो किसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है, ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। तो इसमें देखते हैं अब क्या विकल्प है। कि अपना राष्ट्रपति को परामर्श देगा अपनी पहल पर तभी जब एक ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकार के संबंध में हो, तभी जब मामला ऐसे देश की एकता और अखंडता का खतरा पैदा करता हो।
अभी हमने देख ही लिया था, इसका विकल्प बी सही है। अभी तो हमने देखा ही था कि अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान है और उसमें दो स्थितियां होती हैं। ठीक, पहली स्थिति तो ये थी कि अपने राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान ये सर्वोच्च न्यायालय है उनसे सलाह अगर मांगा गया है उनके द्वारा, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का क्या स्थिति है वो देखेंगे तो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं था, व्यवहार में मान लेते थे। ऐसा पहले अनुच्छेद 143A में बताया गया और ये स्थिति 1950 से पहले की थी। जब 143(2) को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। इतना ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह लेने की शक्ति है वो विवेकाधीन भी हो सकती है और राष्ट्र मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी अनुच्छेद से संबंधित है। तो अब अनुच्छेद है तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ 75वां अनुच्छेद जो है तो उसमें क्या है कि मंत्री के बारे में अनुपबंध के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, तो इससे अगर हम चलिए पहले देख ही लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है। अभी 75वां देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 74। देखिए 74 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 74 राष्ट्रपति का निर्वाचन। और उसके बाद क्या है 155 का है 155। देखिए 155 ये राज्यपाल की नियुक्ति का यहाँ प्रावधान है। और उसके बाद 164 मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। और 155, 64 और 54 को हम लोग देख ही लिए। 75, 155 और 100 ये भी अच्छा 164 को 164 को भी देख लिए। इस तरह कौन सा प्रश्न देखिए, हाँ ये इसका उत्तर ये होगा। अब देखिए आप जितना भी जब हम लोग पॉलिटी को पढ़ते हैं तो उस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं उसको ध्यान रख लेंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद हर जगह पीटी मेंस में भी इंट्रोडक्शन वगैरह और कंक्लूड करने में किसी भी चीज़ का उसके निष्कर्ष लिखने में सहायक सिद्ध होता है। और पॉलिटी में तो डायरेक्ट ही इन सब चीज़ों का काम पड़ता है और NPCS में भी ऐसा पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 56वां प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो इसका प्रावधान तो अनुच्छेद 350 के क में किया गया था। और इसमें क्या है अनुच्छेद में वो हम लोग अभी देख लेते हैं। ये रहा अनुच्छेद 50 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अच्छा आगे देख लेते हैं क्या है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो ऐसी सुविधा का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझे। देखिए इसके बाद एक और इसी से संबंधित है
ये 350 का खोज, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो ये तो बार बार पूछा जाता है। और आगे देख लेते हैं। इससे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि विशेष अधिकारी को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षा उपाय से संबंधित सभी विषय का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन, राष्ट्र किसको प्रतिवेदन देगा, वो राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति से सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष करवाएगा और संबंधित राज्य की सरकार को भिजवाएगा। फिर यहाँ भी देख लेते हैं 351 में हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात कही गई है। और बाकी जितने भी यहाँ जो अन्य विकल्प में दिया गया है उसको देखना है तो वो भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 349 में बताया गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। और 50 हम लोग 50 ये देख ही लिए हैं। 51 को आगे ये हिंदी भाषा के विकास के लिए, जो इतना काफ़ी है। उसके बाद है 57 की भारतीय संसद किस रीति से शासन पर नियंत्रण करती है। तो पहला है संसदीय समिति के माध्यम से विभिन्न मंत्रालय को परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से प्रशासक से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर कार्यपालिका का रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो ये देखिए, अब संसद के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में भी बताया जाता है कि संसद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके मुख्यतः जो विधियां हैं तो उसमें एक तो ये है ही संसद समिति के माध्यम से। दूसरा क्या है, प्रश्न होता है, प्रश्नकाल के प्रश्न के द्वारा किया जाता है। फिर प्रस्ताव लाए जाते हैं और फिर डिस्कशन होता है, मूल प्रस्ताव आदि ला करके ये इसको नियंत्रित किया जाता है। साथ और समितियां अगर देखते हैं तो प्रकलन समिति है, लोक लेखा समिति है और इसी तरह के अन्य समितियां भी होती है। यहाँ इतना अब जितना भी ये प्रस्ताव वगैरह जितना भी है उसमें उसको अच्छे से कर लेंगे हम लोग। ये वैसे आगे भी देखेंगे, जब आगे अनेक प्रश्न होंगे उससे संबंधित तब भी उसको अच्छे से देख लेंगे। अभी अगला देखते हैं कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया कि धन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। फिर दूसरा है कि राजनीतिक दल को पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे चार या चार से अधिक राज्यों में राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। सही है। उसके और भी दो अन्य इसका ये शर्त दिया जाता है, अभी ये देख लिए। और अगला क्या है कि वर्ष 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 40 राज्य स्तरीय दल थे। लेकिन इससे पहले भी हम लोग जब देख रहे थे ये निर्वाचन आयोग के बारे में, तब भी हम लोग इस और निर्वाचन आयोग और इसके राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टियां उसके बारे में पहले भी हम लोग बात किए हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से आधार हैं और कितने पार्टी हैं। तो ये तो उस समय का है और अभी देख लेंगे हम लोग कि कितने पार्टी है और कौन कौन से, और दोनों ये राज्य स्तरीय पार्टी का क्या प्रावधान है और राष्ट्रीय स्तर का, इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार करके रखा जाना चाहिए। और उसके बाद क्या है, देखिए निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में CAG का उल्लेख किस में है, 48 ठीक से 51 तक में।
और अब देख लेते हैं क्या बोला गया है कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सभी व्यय के बारे में तो नहीं है। और आगे देखते हैं कि आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। अच्छा, और फिर क्या है, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि। और फिर सार्वजनिक धन प्राप्ति और निगम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजकोष जमा हो। प्रश्न था क्या उनके द्वारा क्या पालन नहीं किया जाता है। तो ये एक ABC तक तो किया जाता है। ये जो चौथा है गलत है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन के नियंत्रण करना। और इसके संबंध देखिए जो महालेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, तो इसका भ्रामक नाम इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये महालेखा, इनका मुख्य जो काम होता है ना महालेखा परीक्षक का होता है, नियंत्रण का नहीं। क्योंकि नियंत्रण जो होता है ना वो संसद का होता है। संसद यानी जनता के, मतलब जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके, भारत सरकार के जितना भी वित्त है उस पर संसद का रहता है। और इसीलिए अनेक बजटीय प्रक्रिया है और उसमें ये प्रस्ताव का प्रावधान है। लेखा अनेक तरह के वो भी लाए जाते हैं, मांग को रखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 60। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। देखिए इसका उत्तर तो ये होगा भारत का इसमें राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। बाकी देख लेते हैं कौन कौन सा है। जनजातीय क्षेत्र के बारे में किसमें बताया गया, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में। छठा है। और संविधान में से जो भाषा 8th, और ये असंघ और राज्य के बीच में शक्ति का वितरण 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में कौन कौन से है, एक तो है संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अगला देखते हैं कि यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इसका पहला ही होगा। और देखते हैं, देखिए अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद ये भी नहीं। अच्छा यहाँ देखिए नए राज्यों का प्रवेश। देखिए ये अनुच्छेद 1 से 3 तक के, ये 2 और 3 के माध्यम से होता है। ये क्या पूछ रहे हैं, सृजन, राज्यों का सृजन, प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद इसके तहत होगा कि संसद विधि द्वारा अपने निबंधनों और शर्तों पर जो यह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। फिर अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। ये तो अभी को हम लोग देख लेते हैं अभी क्या स्थिति है। ये 25 है और इसमें इनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का पहला का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ये तो गलत है क्योंकि दिल्ली के पास है अपना। फिर क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु की उम्र तक पद धारण करते हैं। तो न्यूनतम आयु जो पद धारण की जो आयु है वो उच्च न्यायालय में 65 है
और सर्वोच्च न्यायालय में 70 है। तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अब ये जो है इसमें पूछा है कि भारत में 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले तो मुंबई जो हाई कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली इसका भी है। और फिर कलकत्ता अगर देखते हैं कलकत्ता का, एक तो ये है वह, दूसरा कलकत्ता है, उसके अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार आता है। फिर केरल है, केरल के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है। और एक है मद्रास जिसके अंतर्गत पौंडीचेरी है। तो इतना इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हमें। बाकी और अच्छे से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि को तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर उपयोगी लगे तो आप इसे शेयर करें और लाइक कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, आभार।